हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है परपरागण की विधियां यानी मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, या हम यूँ कहे एजेंट्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। पिछली क्लास में अपन ने पोलिनेशन पढ़ा था। पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन कितने टाइप का होता है, और जो दो प्रकार के अपन ने पोलिनेशन पढ़े थे, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। और ये जाना था कि दोनों की जो अनुकूलन है वो क्या है, कि किसी प्लांट में स्वपरागण ही क्यों होता है या परपरागण ही क्यों होता है, उसके क्या अनुकूलन थे। आज हम पढ़ेंगे कि जो परपरागण है उसके मेथड्स क्या क्या है, यानी किस किस प्रकार से वो होता है, और उसमें उसके एजेंट्स कौन होते हैं, यानी उसका साधन क्या है, किसके माध्यम से वो होता है। परपरागण अपन जानते हैं क्या होता है, जब एक पादप के पुष्प के परागकण दूसरे पादप के, एक पादप के पुष्प के परागकण दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। और एक पादप के पुष्प से वर्तिकाग्र जब दूसरे पादप के पुष्प तक पहुंचेंगे तो वहां तक जाने के लिए या वहां तक उन परागकणों को ले जाने के लिए किसी न किसी एजेंट या माध्यम की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो अपने आप नहीं जा पाएंगे वहां तक। लेकिन स्वपरागण में ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वपरागण जब होता है उसी पुष्प में या उसी पादप के पुष्प में तो बिना एजेंट के भी संपन्न हो जाता है। तो यहाँ पर जो परपरागण की जो प्रक्रिया है उसके लिए जो एजेंट या माध्यम जो भी होंगे, जो साधन होंगे, वो अत्यंत आवश्यक होते हैं। इन्हीं के थ्रू जो है परागण की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब एजेंट या जो साधन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अजैविक और दूसरे होते हैं जैविक, यानी कि एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। एबायोटिक जो एजेंट होते हैं उनमें आते हैं वायु और जल, जबकि जो बायोटिक एजेंट होते हैं उनमें आते हैं जंतु। जंतुओं में जैसे कि कीट है, पक्षी है, मवेशी है, चींटियां, मोलस्कस, गिलहरियां, चमगादड़ सारे आ जाते हैं जिनके थ्रू परागण की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले अपन बात करें अजैविक या एबायोटिक जो एजेंट है उनकी। जैविक या एबायोटिक जो एजेंट हैं उनमें अपन पढ़ेंगे एक तो वायु और एक पढ़ेंगे जल, यानी एयर और वाटर। जिन भी प्लांट्स में एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू परपरागण होता है उनमें जो एबायोटिक जो भी ये है एबायोटिक जो एजेंट्स है या जो साधन है ये चांस फैक्टर की तरह कार्य करते हैं। चांस फैक्टर का मतलब है कि इन प्लांट्स में जो परागकण है वो बनते तो असंख्य है, बड़ी मात्रा में बनते हैं, परंतु सारे यूज नहीं हो पाते, क्योंकि हवा के द्वारा या जल के द्वारा जब ये जाते हैं दूसरे प्लांट तक तो जरूरी नहीं है कि सारे ही यूज हो या सारे ही पहुंच पाए। उनमें से कुछ ही जो परागकण होते हैं जो संयोगवश किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, बाकी सारे वेस्ट हो जाते हैं। तो ये एक तरह से चांस फैक्टर की तरह कार्य करता है कि यदि निकले हुए परागकण जो है वो बाय चांस अगर किसी प्लांट दूसरे प्लांट के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो पोलिनेशन जो है वो हो जाता है, परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो अब अपन देखते हैं कि जो एबायोटिक एजेंट है उनके द्वारा जो परागण होता है वो, और एबायोटिक एजेंट में सबसे पहला अपन पढ़ते हैं वायु परागण यानी एयर पोलिनेशन। वायु परागण क्या होगा, जब परागण की क्रिया वायु द्वारा संपन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु परागण। जब परागण की क्रिया वायु द्वारा संपन्न हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वायु परागण। यानी हम कहें कि एक पादप के पुष्प के परागकण, कोई प्लांट है उसका जो फ्लोर है उसके पुंकेसर जो परिपक्व हो गए, परागकोश क्या हुआ, स्फुटित हुआ। स्फुटित होने के बाद में परागकण बाहर निकले और हवा के द्वारा वो किसी दूसरे पादप के जो फ्लोर है उनके वर्तिकाग्र तक पहुंच गए। तो इस तरह से जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया हुई उसे हम क्या कहते हैं, वायु परागण। यानी वायु के द्वारा जो परागकण है वो कहाँ पहुंचे हैं, दूसरे प्लांट के वर्तिकाग्र तक पहुंचे। अब किन में होता है वायु परागण, वायु परागण जो होता है मोस्टली ग्रास फैमिली में होता है। ग्रास फैमिली का मतलब ये नहीं है कि अपने लॉन में घर में कहीं भी जो घास उगी होती है वो ग्रास फैमिली में आती है। ग्रास फैमिली का मतलब है ग्रेमिनी कुल या पोएसी कुल। ग्रेमिनी या पोएसी जो कुल होते हैं उनके जो प्लांट है उनमें जो पोलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा, यानी एयर पोलिनेशन होता है उनमें। और इसके कौन कौन से प्लांट है, जैसे कि मक्का, गेहूं, गन्ना, बांस, इनमें परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है। ये तो हमने जाना कि वायु परागण क्या होता है और किन में होता है।
अब वायु परागण जिन प्लांट्स में होता है उनके पराग कणों की भी कुछ विशेषताएं होती है, यानी उसके परागकण जो है कुछ विशेष लक्षणों वाले होते हैं, जिसकी वजह से यानी ऐसे उनमें अनुकूलन होते हैं परागकणों में, जिनकी वजह से उनमें जो वायु परागण है वो ही हो पाता है संपन्न और वो आसानी से हो जाए। तो वायु परागण के लिए परागकणों में इनमें क्या अनुकूलन होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती है। पहली बात, इनके जो परागकण बनते हैं जिनमें वायु परागण होता है उनमें परागकण असंख्य बनते हैं, यानी बड़ी संख्या में बनते हैं, अनेक परागकण बनते हैं। असंख्य बनने का कारण है कि वायु के द्वारा जो परागकण दूसरे प्लांट तक जाएंगे तो अगर वो संख्या में कम होंगे और यदि वो भी दूसरे प्लांट के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाए तो पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि वो बहुत संख्या में होंगे, असंख्य होंगे, तो उनमें से कुछ तो परागण की क्रिया संपन्न कर ही लेंगे। तो संख्या में असंख्य होते हैं यानी अनेक होते हैं। इसके अलावा हल्के होते हैं ताकि हवा के साथ आसानी से उड़ करके दूसरे पादप तक पहुंच सके। तो वजन में कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। छोटे होते हैं, आकार में छोटे होंगे। शुष्क होते हैं, तो शुष्क होना, छोटे होना, ये भी क्या है, उसका अनुकूलन है, उन्हें हल्का बनाता है, आसानी से उड़ने में हेल्प करता है। गंधहीन होते हैं, यानी इनमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती, गंधहीन, स्मेल नहीं होती, गंधहीन होते हैं, क्योंकि वायु के द्वारा परागण हो रहा है। तो वायु के लिए परागण में गंध की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि जैसे कीटों द्वारा होता और किसी के द्वारा होता तो उसमें स्मेल की वजह से कीट उस पर आकर्षित होते और परागण करवाते। लेकिन यहाँ पर वायु द्वारा हो रहा है, तो वायु द्वारा जिनमें परागण होता है उनके परागकण जो होते हैं वो स्मेल नहीं होती, उनमें गंधहीन होते हैं। चिप रहित होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। नॉन स्टिकी होंगे तभी वायु के साथ वो उड़ के जा पाएंगे। यदि वो चिप उनमें होगा, चिपकने वाले होंगे, तो क्या होगा, वो जो है परागकण उस परागकोश से निकलने के बाद किसी न किसी चीज से चिपक जाएंगे, उड़ के हवा के साथ नहीं जा पाएंगे, तो नॉन स्टिकी होते हैं। तो ये थे परागकणों के कैरेक्टर या विशेषताएं कि जो वायु परागण करने वाले जो पुष्प होते हैं उनके परागकण किस प्रकार के होते हैं। असंख्य बनते हैं, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं, गंधहीन होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं, चिप रहित होते हैं। साथ ही साथ इनमें मकरंद ग्रंथियां भी नहीं पाई जाती, यानी मकरंद अनुपस्थित होता है उन परागकणों में, मकरंद ग्रंथियां नहीं होती। मकरंद ग्रंथियां मोस्टली उनमें पाई जाती है जिनमें कीटों के द्वारा या अन्य जंतुओं के द्वारा होता है, ताकि वो उन पर आकर्षित हो मकरंद लेने के लिए। तो वायु द्वारा हो रहा है तो इनमें मकरंद की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये थे परागकणों के कैरेक्टर। इसके अलावा इनके जो पुंकेसर होते हैं, जिन प्लांट्स में वायु परागण होता है उनके जो पुंकेसर होते हैं वो बाहर की ओर एक्सपोज होते हैं, यानी बाहर निकले हुए होते हैं, पूरे फ्लोर से वो बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, बाहर एक्सपोज होते हैं, ताकि जैसे ही पुंकेसर मैच्योर हो जाए और परागकोश का स्फुटन हो तो जो परागकण है वो वातावरण में, वायु में सीधे ही डिस्पर्जन हो जाए, उनका प्रकीर्णन जो है वो आसानी से वायु में हो जाए, पुंकेसर बाहर निकले होंगे। इसके अलावा इनके जो जिन पौधों में वायु परागण होता है उनकी जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र की क्या विशेषता होती है कि वर्तिकाग्र एक तो चपटी होती है, चौड़ी होती है और पिछवत होती है। कुछ में ये पिछवत होती है, इससे कि पूंछ के जैसी आकृति होती है ना, पिच के समान आकृति वाली होती है, ताकि उसमें जो संरचनाएं निकली होती है उनसे वो क्या कर सके, परागकणों को एक्सेप्ट कर सके, ट्रैप कर सके। रोमिल होती है, जैसे टाइफा में रोमिल, तो रोम जैसी संरचनाएं इसके ऊपर होती है जिसमें कि उलझ करके जो परागकण है वहां पर वर्तिकाग्र पे रुक जाते हैं। पक्षमाभि भी होती है, पक्षमाभि भी पाए जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, परागण में हेल्प करते हैं वर्तिकाग्र के। इसके अलावा कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी वर्तिकाग्र को जो होती है वो विशेष संरचना वाली होती है जिन्हें हम टेसेल कहते हैं। जैसे कि मक्का का जो भुट्टा होता है, मक्के के भुट्टे में हम जानते हैं कि नीचे की तरफ बाली या भुट्टा जिसको हम कहते हैं, उसमें नीचे की तरफ पतली पतली बालों के समान लंबी संरचनाएं पाई जाती है गोल्डन कलर की, और ये पतली लंबी संरचनाएं जो होती है वो होती है उसकी वर्तिका और वर्तिकाग्र। वर्तिका जो होती है मक्के में वो अत्यंत लंबी होती है और लंबी वर्तिका के ऊपर वर्तिकाग्र लगी होती है। तो लंबी इसलिए होती है ताकि वो क्या होता है कि हवा में इस तरह से तैरती रहती है और तैरने के दौरान ही जैसे ही वायु से परागकण उनकी तरफ आते हैं वो परागकणों को ट्रैप कर लेती है, यानी खुद ले लेती है। और जो मक्का की जो लंबी वर्तिकाग्र या वर्तिकाएं जो होती है
उनको कहा जाता है टेसेल। तो ये थे वर्तिकाग्र की संरचना की वायु परागण वाले पादपों में कैसी होती है, और ये था अपना वायु परागण जो ग्रेमनीकुल में होता है। तो ये सारे कैरेक्टर थे जिनकी वजह से ये सारे अनुकूलन जो होते हैं, इन्हीं की वजह से जो है इनमें वायु परागण आसानी से संपन्न हो जाता है। अब अपना जो दूसरा परागण है वो है जल परागण। जल परागण किसे कहेंगे? जब परागण की क्रिया जल के द्वारा संपन्न हो, यानी परागकण जल की सहायता से तैर करके दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंचे और परागण की क्रिया हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? जल परागण। जब परागकण किसके द्वारा? जल के माध्यम से, जल की सहायता से वर्तिकाग्र तक पहुंचे और परागण की क्रिया संपन्न हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं? जल परागण। जल परागण कौन से प्लांट्स में होता है? मोस्टली जलीय पादपों में ही होगा, चाहे वो फ्रेश वाटर वाले हो या मेराइन वाटर वाले हो। और फ्रेश वाटर वालों में हम बात करें वेलिस्नेरिया है, और मेराइन वाटर में जैसे जोस्टेरा है, नाजास है, इनमें क्या होता है? जल परागण होता है। लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं कि जल के जितने भी प्लांट होते हैं, जलीय प्लांट, सब में ही जल परागण ही हो। कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो पाए तो जल में जाते हैं, यानी जल में उपस्थित रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो परागण की क्रिया है वो या तो वायु द्वारा होती है या कीटों द्वारा होती है। तो जल परागण किसमें होता है? वेलिस्नेरिया में होता है। हाइड्रिला, जोस्टेरा, नाजास, इन सब में क्या होता है? जल के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन अपवाद स्वरूप पोटामोजिटॉन, मेरियोफिलम, जलकुंभी, ये सारे जलीय प्लांट है, लेकिन जब परागण की क्रिया संपन्न होती है तो इनमें किसके द्वारा होती है? वायु के द्वारा। यानी कि जलीय पादप होते हुए भी इनमें वायु परागण होता है। इसी प्रकार से जो निम्फिया है वो भी जलीय पादप है, लेकिन इसमें भी परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? कीटों के द्वारा होती है, यानी कीट परागण होता है, जल परागण नहीं होता। जलीय जो परागकण होते हैं इन पर एक श्लेष्मा का कवर रहता है, श्लेष्मा की लेयर पाई जाती है, कवर पाया जाता है जो इन परागकणों को घेरे रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो जलीय पादप है वो परागकणों को जल में छोड़ देते हैं, फिर वो जल की सतह से तैरते हुए जल की लहरों के साथ इधर उधर होते हुए दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो वो जो परागकण है वो सही से बने रहे, एक्टिव बने रहे, जल जो है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, इसी कारण उनके ऊपर क्या पाई जाती है? एक श्लेष में लेयर पाई जाती है, श्लेष में एक कवर पाया जाता है जिससे वो गीले नहीं होते। उसके बाद में जो जल परागण है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अधिजल परागण और दूसरा होता है अधोजल परागण। जल परागण है वो भी दो प्रकार का होता है, अधिजल परागण और अधोजल परागण। जब परागण की क्रिया जल की सतह पर हो, परागण की क्रिया जल की सतह पर हो, तो उसे तो हम क्या कहते हैं? अधिजल परागण। जैसे कि वेलिस्नेरिया में होता है। वेलिस्नेरिया में क्या होता है? परागण की क्रिया कहाँ होती है? जल की सतह पर होती है। और जब परागण की क्रिया जल के अंदर हो, पानी के अंदर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधोजल परागण। और अधोजल परागण किसमें होता है? जोस्टेरा, नाजास, इनमें क्या होता है? अधोजल परागण होता है। यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं जब जल परागण, अधिजल और अधोजल परागण पढ़ रहे हैं, तो जो वेलिस्नेरिया है ये थोड़ा सा स्पेशल है परागण की क्रिया में, कि जो वेलिस्नेरिया है खुद जल निमग्न पादप होता है। जल निमग्न का मतलब यानी ये पूरी तरह से जल के अंदर डूबा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी इसमें जो परागण की क्रिया है वो कहाँ हो रही है? जल की सतह पर हो रही है। तो ऐसा क्यों? वेलिस्नेरिया जो प्लांट होता है, वेलिस्नेरिया एक लिंगी पादप होता है, एक लिंगी पादप होता है, यानी कि इसमें एक पादप में केवल एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के पुष्प होते हैं, या तो नर पुष्प होते हैं या मादा पुष्प होते हैं। और ये पादप कहाँ है? जल की सतह में होते हैं। जब इस पादप के जो नर पादप है, नर पादप के जो पुष्प है वो पुष्पक्रम जब विकसित हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो नर पुष्पक्रम कहाँ आ जाता है? जल की सतह पर आ जाता है। वेलिस्नेरिया में नर पुष्प जब परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो नर पुष्प जल की सतह पर आ जाता है, वहां से टूट के नर पुष्पक्रम से जो नर पुष्प है वो टूट के कहाँ आ जाता है? मैच्योर होके जल की सतह पे आ जाता है। इसके अलावा जो इसका जो मादा पुष्प होता है, मादा पुष्प का पुष्प व्रंथ यानी पेडिकल, पुष्प व्रंथ या पेडिकल जो होता है वो अत्यंत लंबा
और कुंडलित होता है। जो वेलिस्नेरिया है, इसका जो मादा पुष्प है, उसका जो पुष्प वृंत है होता तो अत्यंत लंबा है, लेकिन कैसा रहता है, वो कुंडलित रहता है और कुंडलित होकर के वो पानी के अंदर रहता है। लेकिन जैसे ही यह मेच्योर हो जाता है तो मेच्योर होने के बाद में विकुंडलित हो जाता है, यानी इसका कुंडलन समाप्त हो जाता है। और कुंडलन समाप्त होने की वजह से ये भी जल की सतह पर आ जाता है। इसका कुंडलन समाप्त हो जाएगा तो इस तरह से ये लंबा हो जाएगा और लंबा होकर के कहाँ तक पहुँच जाएगा, जल के अंदर था पर कुंडलन समाप्त हो गया तो कहाँ पहुँच गया, जल की सतह पर पहुँच गया। तो पहले से ही नर पुष्प जल की सतह पर पहुँच चुका और मादा पुष्प भी, यानी इसका वर्तिकाग्र है वो भी कहाँ पहुँच गया, जल की सतह पर पहुँच गया। अब जो नर पुष्प है वहाँ उससे परागकण जो है वो रिलीज हो जाते हैं। नर पुष्प से यानी मेल फ्लोर जो है उससे जल की सतह पर आने के बाद में परागकण जो है वो रिलीज हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और वो परागकण फिर जल की लहरों के साथ में गति करते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, जल की लहरों के साथ मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। और इस प्रकार से वहाँ पर क्या हो जाती है, परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो पुष्प कैसा था, जल के अंदर रहने वाला, जल निमग्न था, लेकिन परागण की क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, जल की सतह पर। इसी कारण इसमें किस प्रकार का परागण होता है, अधिजल परागण होता है। अब जैसे ही इसमें परागण की क्रिया संपन्न होती है, परागण की क्रिया संपन्न होने के बाद में जो इसका पेडिकल है यानी मादा पुष्प का जो पुष्प वृंत है वो पुनः कुंडलित हो जाता है, यानी वापस से कुंडलित हो जाता है। और कुंडलित होने की वजह से वापस कहाँ चला जाता है, जल के अंदर चला जाता है। तो वेलिस्नेरिया की जो लाइफ प्रोसेस होती है उसमें सारी प्रोसेस उसकी लाइफ की जल के अंदर होती है, केवल वो परागण के लिए ही जल की सतह पर आता है। तो ये था वेलिस्नेरिया। इसके अलावा इसमें जो जोस्टेरा प्लांट है, जोस्टेरा में कैसा होता है, अधोजल परागण होता है, यानी जल के अंदर ही परागण होता है। इसकी क्या विशेषता होती है, ये भी जल निमग्न ही पादप होता है। इसमें जो पादप होता है वो उभयलिंगी होता है, यानी कि एक ही पादप पर दोनों प्रकार के पुष्प होते हैं। पुष्प अलग अलग होते हैं, नर पुष्प अलग होगा और मादा पुष्प अलग होगा, लेकिन एक ही प्लांट पर दोनों प्रकार के पुष्प होते हैं। इसमें क्या था, एक पादप पर केवल एक ही प्रकार का पुष्प था, तो ये उभयलिंगी है। और इसमें क्या होता है कि जो इसके परागकण होते हैं वो परागकण रिबन लाइक होते हैं, लंबे रिबन लाइक होते हैं। और ये रिबन लाइक जो परागकण है वो पैसिवली वाटर के साथ पैसिवली जो है गति करते रहते हैं उसमें पानी में। और जैसे ही इसमें जो ये परिपक्व हो जाते हैं और जो ही ये पैसिवली जो वाटर में गति कर रहे हैं, गति करते हुए जैसे ही ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं, यानी कि जो मादा पुष्प है उसके वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं, तो इनमें क्या हो जाती है, परागण की क्रिया हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो रिबन लाइक जो पोलन ग्रेन है वो किस में पाए जाते हैं, जोस्टेरा में। जोस्टेरा में किस प्रकार का पोलिनेशन होता है, अधोजल परागण होता है, यानी जल के अंदर होता है परागण की क्रिया। और वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का होता है, अधिजल परागण, यानी जल की सतह पर होता है। परंतु प्लांट कहाँ रहता है, ये प्लांट कैसा है, वेलिस्नेरिया जल निमग्न पादप है, जल के अंदर पाया जाता है, केवल परागण की क्रिया के लिए कहाँ आता है, जल की सतह पर आता है। तो ये था जो एजेंट्स थे अपने साधन थे परागण के, उनमें एबायोटिक एजेंट यानी कि अजैविक साधन जिनके द्वारा परागण होता है, जिसमें अपन ने पढ़ा वायु परागण और जल परागण। जब परागण की क्रिया किसके द्वारा हो, वायु के द्वारा हो, और जब जल के द्वारा हो। और जल में अपन ने दो प्रकार पढ़े, अधिजल परागण और अधोजल परागण। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे जैविक घटक या बायोटिक घटक। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।